हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। जैसे आपको मालूम है कि वर्ग 2 के आवेदन शुरू हो गए हैं और आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं उनके रिप्लाई में सरकारी आदेश अनुसार देता हूं। और गवर्नमेंट की तरफ से ये जो कुछ क्वेश्चन है जो कि सभी पूछते हैं उनके निर्देश दिए गए हैं। तो आज हम एक एक क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, अतिथि शिक्षक श्रेणी में चयन हेतु अनुभव क्या होना चाहिए। मध्य प्रदेश के शासकीय शाला में न्यूनतम 200 दिवस तथा 3 शैक्षणिक सत्र में कार्य किया हो। स्कूल शिक्षा विभाग से जारी डिजिटल प्रमाण पत्र मान्य होगा। जनजाति कार्य विभाग के सहायक आयुक्त के हस्ताक्षर से जारी प्रमाण पत्र मान्य होंगे। अब इसके बाद यदि अतिथि शिक्षक रहते हुए कोई भी उपाधि नियमित रूप से की जाती है तो क्या अतिथि शिक्षक का अनुभव मान्य होगा। जिस सत्र में नियमित विद्यार्थी के रूप में उपाधि या पत्र उपाधि प्राप्त की जाती है उस सत्र का अतिथि शिक्षक अनुभव मान्य नहीं होगा। दोस्तों, आपने नियमित कहीं पर किया है तो उस समय का जो अतिथि शिक्षक का टाइम है वो आपका मान्य नहीं किया जाएगा। दूसरा देखें, दोनों कार्य अतिथि कार्य में शासकीय शाला एवं उपाधि पत्रोपाधि कर कॉलेज मुख्यालय के एक ही है तभी उस सत्र की अतिथि अनुभव मान्य किया जा सकेगा, अन्यथा मान्य नहीं किया जाएगा। यदि कॉलेज मुख्यालय आपका एक ही है तभी वो मान्य किया जाएगा, आपने यदि रेगुलर की है तो। और प्राइवेट की है तो कोई चिंता की बात नहीं है। आगे देखें, अतिथि श्रेणी में चयन हुआ है किंतु प्रमाण पत्र नहीं है। निर्धारित आयु सीमा में होने पर गैर अतिथि में मेरिट क्रम में अभ्यर्थिता मान्य की जाएगी। मान लो कि अभी आप अतिथि शिक्षक में एस कर देते हैं और जब आपका भर्ती होगा उस समय तक आपके पास ये प्रमाण पत्र नहीं है तो आपके साथ क्या होगा, आप गैर अतिथि शिक्षक की जो पोस्ट है उन पर ही आपकी नियुक्ति मान्य की जाएगी यदि आप कट ऑफ से मैच करते हैं। दोस्तों, ये अतिथि शिक्षकों के लिए है और यदि आपके पास प्रमाण पत्र है और आप फिर यस करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर लाभ मिलता ही मिलता है। आगे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा नियुक्ति से पहले। ठीक है दोस्तों, आगे देखें, क्या अन्य राज्य का जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा तो वो नहीं होगा। जी नहीं, मध्य प्रदेश राज्य में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र डिजिटल नवीनतम मान्य होगा। ठीक है, तो डिजिटल प्रमाण पत्र चाहिए, जाति प्रमाण पत्र वही मान्य होगा दोस्तों। और अन्य राज्य में यदि आप निवासी हैं और मध्य प्रदेश में जो महिलाओं की शादी हुई है उनका जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाएगा क्योंकि ये पिता के नाम से बनता है, आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो उन्हें सामान्य वर्ग में ही फाइट करनी होगी। आगे देखें, 7वां पॉइंट, जाति प्रमाण पत्र किसके नाम से, पिता या पति के नाम से होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम से ही मान्य होगा, तो जाति प्रमाण पत्र है वो पिता के नाम से ही होना चाहिए। विवाहित महिला के पिता के नाम से बना प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। यदि आपकी शादी भी हो गई है तब भी आपके पिता के नाम से जो जाति प्रमाण पत्र बना है वही मान्य होगा दोस्तों। और वो मध्य प्रदेश का होना चाहिए और आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी होनी चाहिए महिला, तभी उन्हें उसका लाभ मिलेगा। यदि आप अदर राज्य से हैं और आपकी शादी मध्य प्रदेश में हुई है तब वो जाति प्रमाण पत्र है मान्य नहीं किया जाएगा। तो 8वां पॉइंट देखें, पात्रता परीक्षा में मैंने ईडब्ल्यूएस का चिन्हांकन नहीं किया था, क्या अब प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर मेरा चयन ईडब्ल्यूएस में हो सकता है। जी नहीं, पात्रता परीक्षा ईएसबी द्वारा परीक्षा परिणाम में अंकित कैटेगरी में ही मान्य होगी। यानी कि जो पात्रता परीक्षा में आपने डिटेल्स दी है कि हमारे पास ईडब्ल्यूएस में हम नहीं आ रहे हैं वही यहाँ तक मान्य की जाती है, जो कि दिशा निर्देश में विभाग ने जारी किया है। आगे देखें, मैं पात्रता परीक्षा में ईडब्ल्यूएस पर टिक किया था, मैं ईडब्ल्यूएस में नहीं आता हूं, मैं क्या करूं। तो ये अनारक्षित प्रवर्ग के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक 90 हैं। ठीक है, यह अधिक होने पर मेरिट क्रम में अनारक्षित प्रवर्ग में अभ्यर्थी मान्यता की जाएगी। यदि 90 से कम है तो अभ्यर्थिता अमान्य की जाएगी। यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है कि यदि आपने ईडब्ल्यूएस लगाया है और आप उसमें नहीं आ रहे हैं तो आपके यदि 90 नंबर हैं और आप यदि जनरल की सीट के कट ऑफ मैच करती हैं तो वहां ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन आप 90 से कम नंबर हैं तो आप डिस्क्वालीफाइड माने जाओगे। फिर ये है कि आपकी जो पात्रता है, नियुक्ति है, वो अमान्य वहां पर कर दी जाएगी। तो ये ध्यान रखना है ईडब्ल्यूएस वालों को। आगे देखें, मैंने ईएसबी में पात्रता परीक्षा त्रुटिवत एससी पर टिक कर दिया जबकि मैं एसटी में आता हूं, क्या मुझे एसटी में नियुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों, यहां पर भी वही नियम है कि ईएसबी द्वारा दिए गए प्रवर्ग को ही मान्य किया जाएगा। अनारक्षित प्रवर्ग के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक 90 या अधिक होने पर मेरिट क्रम में अनारक्षित प्रवर्ग अभ्यर्थिता मान्य की जाएगी। यदि 90 से कम है तो अभ्यर्थिता अमान्य की जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पर आप जिस कैटेगरी में आ रहे हैं उसे भी आपको ध्यान से फिलअप करना है। आगे देखें, मैंने त्रुटिवश भूतपूर्व सैनिक पर टिक किया था, क्या मेरी अभ्यर्थिता अमान्य की जाएगी। भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने पर सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा यथास्थिति परिवर्तन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है यथास्थिति परिवर्तन किया जाएगा उस समय यदि भूलवश ऐसा हो गया है। यहाँ पर देखिए, दिव्यांगता का प्रकार त्रुटिवश गलत अंकित हुआ है
एमएच से एलडी किया जाना है। तो ईएसबी द्वारा परीक्षा परिणाम में कैटेगरी में दिव्यांगता मान होगी, कैटेगरी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यानी आपने गलत अपना चुन लिया है, आप एमएच में आते हो लेकिन आपने एलडी कर दिया है वहां पर, तो ये दोस्तों परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए जब दिव्यांगता का प्रकार आप अंकित करें फॉर्म में तो बहुत ध्यान से आपको ये अंकित करना है दोस्तों, क्योंकि एक बार आपने यहाँ पर गलत अंकित कर दिया तो वो लास्ट तक चलेगा और आपको फिर ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी दोस्तों, ये ध्यान रखना है। आगे देखें, मेरे पास दिव्यांग प्रमाण पत्र अस्थायी है, क्या वह मान्य होगा? अब जो अस्थायी प्रमाण पत्र होते हैं दिव्यांग, वो मान्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पे स्पष्ट कहा है कि दिव्यांग प्रमाण पत्र जो अस्थायी है वो मान्य नहीं है, स्थायी वाले ही मान्य है। आगे देखें क्या नियम है। ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन दिव्यांग श्रेणी में हुआ उन्हें 40% अथवा अधिक स्थायी दिव्यांगता का सक्षम अधिकारी मेडिकल बोर्ड का नवीनतम एवं स्थायी दिव्यांग प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें, प्रमाण पत्र 40% से अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थी को आरक्षण में अन्य छूट का लाभ दिया जा सकता है। आपका 40% दिव्यांग प्रमाण पत्र या उससे अधिक का होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पर लाभ मिलता है दोस्तों, और ये स्थायी होना चाहिए। यदि अस्थायी है तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। आगे देखें, एक सत्र में 2 उपाधि अर्जित करना मान्य है अथवा नहीं। 2 नियमित उपाधि होने पर अभ्यर्थिता अमान्य की जाएगी। यानी डीएलएड भी रेगुलर कर रहे हैं, उधर आपने बीए का भी फॉर्म डाल दिया है, दोनों ही रेगुलर कर रहे हैं, तो आपकी जो भर्ती है वो अमान्य कर दी जाएगी। अब मान्य किस हिसाब से रहेगी? एक नियमित उपाधि के स्थान पर भी अभ्यर्थी अमान्य होगी दोस्तों। तो जहां पर आप 2 डिग्री कोई भी डिप्लोमा नियमित कर रहे हैं वो अमान्य ही रहेगा। एक नियमित उपाधि और एक प्राइवेट, ये अभ्यर्थिता मान्य है। या तो आपने एक नियमित की है और एक प्राइवेट की है, एक ही सत्र है, तो वो मान्य है, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है, चाहे डिप्लोमा हो चाहे डिग्री हो, वो मान्य की गई है दोस्तों। ठीक है, तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। एक प्राइवेट होना चाहिए और एक नियमित। एक नियमित उपाधि एक प्राइवेट आदि पर भी अभ्यर्थिता मान्य होगी। तो आपने एक प्राइवेट की एक नियमित की है, वो मान्य है। आगे देखें, क्या बीएड उपाधि वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी? अक्सर वर्ग 2 में ये पूछा जाता है कि बीएड जिन्होंने किया है उन्हें प्राथमिकता रहेगी वर्ग 2 में, डीएलएड वालों को नहीं रहेगी। तो इस पर कहा गया है विभाग की तरफ से जी नहीं। यानी आप चाहे बीएड हो चाहे डीएलएड हो, आपके नंबरों के आधार पर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। किसी भी व्यवसाय की युक्ता को प्राथमिकता नहीं है। डीएलएड अथवा बीएड अनिवार्य अर्थ है। चयन हेतु पात्रता परीक्षा मेरिट के आधार पर भर्ती नियमों के अनुसार शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता होने पर अभ्यर्थिता मान्य की जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पर बीएड, डीएलएड सब एक प्लेटफॉर्म पर है। आप अच्छे नंबर लाते हैं, उस आधार पर आपका चुनाव होगा। तो ये कुछ नियम हैं जिन्हें आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है और उस आधार पर अपना आवेदन करना है, जिससे कि आप अच्छे नंबर लेकर आए और आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम ना हो, आपकी ज्वाइनिंग अच्छे से हो सके दोस्तों। अब जो भी मेरा वीडियो यहाँ तक देख रहा है, भगवान करे कि उसकी ज्वाइनिंग हो जाए, वो जो मेहनत कर रहा है उसे सफलता मिल जाए दोस्तों। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें दोस्तों, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है ऐसे आदेश निकालने में जो कि मैं आपके सामने पढ़ता हूं। तो ये विभागीय आदेश था दोस्तों। ये वीडियो सूचना मात्र था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए दिल से धन्यवाद।